1857 की क्रांति। प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष बाद दमनकारी और शोषक अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सुलगते प्रतिकार और क्रोध ने धधकती ज्वाला का रूप ले लिया और भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। अंग्रेज इतिहासकार इसे सैनिकों का विद्रोह कहते हैं और भारतीय इतिहासकार इसे 1857 की क्रांति अथवा स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहते हैं। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की अत्यंत वैभवशाली घटनाओं में से एक है। यद्यपि यह सैनिकों के विद्रोह कंपनी की सेना के भारतीय सैनिक मेरठ से आरंभ हुई, लेकिन शीघ्र ही यह संपूर्ण भारत में फैल गई। हजारों किसानों, शिल्पकारों और सामान्य लोगों ने सैनिकों का साथ दिया और विदेशी शासन के अंत का वीरतापूर्ण प्रयास किया। परंतु यह विद्रोह कोई अचानक ही नहीं हुआ था। वास्तव में यह भारतीयों की 100 साल पुराने अंग्रेजी दमन से उपजी पीड़ाओं का चरमोत्कर्ष था। भारतीय विद्रोही सैनिक कोई कम निराश नहीं थे। इससे पहले ही 1764 में बंगाल में विद्रोह हुआ था। 1806 में एक अन्य विद्रोह वेल्लोर में हुआ था, जब विद्रोही सैनिकों को जाति सूचक चिन्ह माथे पर लगाना होता था। 1824 में विद्रोही सैनिकों ने एक समुद्री यात्रा पर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि सभी जातियों व धर्मों के लोगों के साथ यात्रा करने से उनका धर्म बिगड़ जाएगा। 1857 की क्रांति से पहले भी छावनियों में शस्त्र उठाने की बातें हो चुकी थी। जब विद्रोही सैनिकों ने कई नई राइफल का प्रयोग करने से इनकार किए जाते, 19वीं नेटिंग इन्फेंट्री के युवा विद्रोही सैनिक मंगल पांडे ने अपने रेजिमेंट के एक अंग्रेज सार्जेंट मेजर को गोली मार दी। वह पकड़ा गया और मार डाला गया। अम्बाला में भी सेना के बैरकों में विद्रोह हुआ था। यद्यपि पूर्व के विद्रोह स्थानीय स्तर के थे और आसानी से दबा दिए गए, सभी वर्गों पर में असंतोष बढ़ता जा रहा था। महान विद्रोह की अग्नि के लिए केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी, जिसने अंग्रेजों को हिला दिया और उन्हें विवश कर दिया कि वह अपने भारतीय प्रशासन के प्रति अपना व्यवहार बदलें। प्रत्यक्षतः 1857 की क्रांति मेरठ में बंगाली सेना के सैनिकों के विद्रोह से 10 मई 1857 को हुई, परंतु उसके और अधिक गहरे कारण थे। इस प्रसिद्ध विद्रोह के कारण अंग्रेजी शासन की सत्ता हिल गई, जिसने भारतीय समाज के लगभग सभी वर्गों को प्रभावित किया। यह लगभग अपरिहार्य था कि उत्सावा एक आम विद्रोह को जन्म दे देगा। राजनीतिकरण, शासक वर्ग की असंतुष्टि, अंग्रेजों की हड़पने की नीति असंतोष का मुख्य कारण थी। वेलेस्ली द्वारा विभिन्न शासकों से की गई सहायक संधियों का भी सम्मान नहीं किया गया। जब तक अंग्रेजों के स्वार्थ की पूर्ति न होती हो, डलहौजी द्वारा लाया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत सीधे ही 8 राज्यों को हड़पने की नीति थी, जिससे इन राज्यों के शासक अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। नाना साहब, जिन्होंने अपनी पेंशन खो दी, और झांसी की रानी, जिसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकृत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं दी गई, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे योग्य विद्रोही सिद्ध हुए। अवध का हड़पना और उसके शासक वाजिद अली शाह को हटाने से अवध की ही विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र बना। बहादुर शाह जफर और उसके वारिसों को अंग्रेजी कानून द्वारा अपमान किया गया, जिसने मुगल अधिकारियों को भविष्य में उनके पुरखों के महल लाल किला का प्रयोग करने से रोक दिया गया। आर्थिक कारण, भारतीय उद्योगों का नाश। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अंग्रेजी राज ने भारतीयों के आर्थिक जीवन को भंग कर दिया। उपनिवेश की अर्थव्यवस्था के कारण भारत में धन निरंतर बाहर जाता रहा और अंग्रेजी मशीनें सामान के आने से भारतीय बाजार नष्ट होने से देसी उद्योग बंद हो गए। कुलीन जमींदारों और शासकों के गायब होने से भारतीय शिल्पकारों और दस्तकारों ने अपना संरक्षण खो दिया। हजारों लोग जो इन शासकों का प्रशासनिक कार्य करते थे, अपना कार्य और जीविका खो बैठे। रोजगार समाप्त होने से इन लोगों पर निर्भर लोग प्रभावित हो गए। अत्यधिक करों और बार बार पड़ने वाले अकालों ने किसानों का नाश कर उन्हें पीड़ा और गरीबी में धकेल दिया। पुलिस और तुच्छ अधिकारियों के भ्रष्टाचार ने उनकी पीड़ा और बढ़ा दी। सामाजिक और धार्मिक कारण,
आरंभिक अंग्रेजी राज में एक आम धारणा थी कि भारतीयों के समाज और धर्म पश्चिमी प्रभाव के कारण नष्ट हो रहे हैं। पश्चिमी शिक्षा के परिचय, विधि, सती प्रभा का खात्मा, विधवा विवाह का कानून और मिशनरी कार्यों से बढ़ती ईसाइयत के चलते रूढ़िवादी भारतीयों के मस्तिष्क अनिश्चित हो गए। भारतीय अपने धर्म और समाज को इनसे बचाने के लिए विषय में सोचने लगे। धार्मिक भावनाएं उस समय उग्र हो उठी जब अंग्रेज़ों ने मंदिरों और मस्जिदों की भूमि पर भी कर लगा दिए। पुजारियों और मुल्लाओं ने अंग्रेजी राज के विरुद्ध अपना असंतोष जताया। उसके बाद में आता है सैन्य कारण। विद्रोही सैनिकों का असंतोष। भारत में अंग्रेजी सेना के अधिकतर सैनिक भारतीय ही थे। वास्तव में अंग्रेज़ों की शक्ति की तलवार भारतीय सैनिकों की निष्ठा और वीरता पर ही निर्भर थी। तब भारतीय सैनिकों ने विद्रोह क्यों किया, इसका मुख्य कारण यह था कि अंग्रेजी और भारतीय सैनिकों में जाति, भाषा अथवा धर्म के समान बंधन न थे। वह पहले भारतीय थे और फिर अभारतीय सैनिक। इन्होंने प्रत्येक बार अंग्रेजी नीति से भारतीय ही प्रभावित होते थे। ये भारतीय सैनिकों की भावनाओं को भी प्रभावित करते थे। कई भारतीय सैनिक अवध और किसी अन्य प्रभावित स्थान से होते थे। जब उनके परिवार के सदस्य अंग्रेजी दमन से पीड़ित होते थे तो वे भी प्रतिक्रिया करते थे। इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों का तिरस्कार किया जाता था और उन्हें अंग्रेज़ों के समक्ष हीनता का अनुभव कराया जाता था। उन्हें अंग्रेज सैनिकों के कम वेतन दिया जाता था। उनकी उल्लेखनीय सेवा के बाद किसी भारतीय सैनिक की पदोन्नति सूबेदार के पद से अधिक नहीं होती थी। सिंध व अफगानिस्तान में सेवारत होने पर दिया जाने वाला अतिरिक्त भत्ता भी समाप्त कर दिया गया था। भारतीय सैनिकों के जीवन में एवं भारतीय के जीवन में धर्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अंग्रेज़ों की को जानबूझकर उन्हें ईसाई बनाने की नीति ने उन्हें सचेत कर दिया। यद्यपि बंगाल सेना से संबंधित अधिकतर सैनिक उच्च हिंदू परिवारों से थे, फिर भी निम्न जाति के सैनिकों के साथ सैन्य बैरकों में बैठना, खाना और साथ रहना होता था। भारतीय सैनिक यह सहन नहीं कर पाते थे। तात्कालिक कारण। उनकी धार्मिक भावनाओं पर अंतिम आघात तब हुआ जब नई अंग्रेजी राइफल आई, जिसके कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से चिकनाए जाते थे। कारतूसों पर कागज़ का मोटा कवच होता था, जिसे प्रयोग करने से पूर्व दांतों से काटना पड़ता था। यह मानते हुए कि उनके गाय और सुअर की चर्बी है, हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों ने ही उनका प्रयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि यह उनकी धार्मिक भावनाओं पर आघात करता था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और वरिष्ठ अधिकारी पर आक्रमण कर दिया। वह पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा द्वारा मार डाला गया। 9 मई 1857 को 85 सैनिकों ने नई राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया तो उन्हें 10 वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई। अन्य भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, बैरकें जला दी और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। महान विद्रोह 10 मई 1857 को इस प्रकार मेरठ में हुआ था। भारतीय सैनिकों ने जेलों पर आक्रमण किया और अपने साथियों को छुड़ा लिया। उन्होंने यूरोपियन अधिकारियों को मार डाला और उनके बंगलों में आग लगा दी और दिल्ली की टेलीग्राफ की तार काट दी। उसके बाद में आती है दिल्ली। अगले दिन वह दिल्ली के कूच कर गए, जहां उन्हें अन्य स्थानीय भारतीय सैनिक मिल गए। उन्होंने यूरोपियन अधिकारियों को मार डाला और शहर पर अपना कब्जा कर लिया। 1 मई 1857 को बहादुर शाह जफर द्वितीय को उद्यत किया गया कि वह विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार कर ले। मुगल सेना के नेता जनरल बख्त खान ने भी बरेली में विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर कूच कर गया। इस प्रकार से एक विद्रोह क्रांति में बदल गया। कानपुर के विद्रोह का संचालन नाना साहेब ने किया, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय से के असंतुष्ट दत्तक पुत्र थे। भारतीय सैनिकों के साथ उन्होंने कानपुर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। नाना साहेब के सैनिकों का संचालन एक वीर योद्धा तात्या टोपे ने किया। नाना साहेब के एक अन्य निष्ठावान योद्धा अजीमुल्ला ने भी अंग्रेज़ों पर विजय पाने में उनकी मदद की। अब बात आती है लखनऊ की। लखनऊ में विद्रोह अवध की बेगम हजरत महल ने संचालन में हुआ, जिसने अपने पुत्र बर्जिस कद्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया। इस क्षेत्र में विद्रोही अत्यंत मजबूत थे और उन्होंने अंग्रेज़ों की रिहाइश का 5 माह तक घेरे रखा।
फैजाबाद का मौलवी अजानुल्लाह इस क्षेत्र का एक नया अन्य उल्लेखनीय नेता था। लखनऊ की घेराबंदी के बाद वह विद्रोह को रोहिलखंड तक ले गया और तब तक वीरता से लड़ा जब तक कि उसे हिंदू राजा द्वारा छलपूर्वक मरवाया नहीं गया। उसके बाद में है झांसी। मध्य भारत और बुंदेलखंड में विद्रोहियों की नेत्री युवती झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। संभवतः वह भारत के इतिहास की सबसे महान नायिका थी। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार वह 1857 के विद्रोह की सबसे अधिक वीर तथा श्रेष्ठ नेत्री थी। पुरुष वेश में वह सच्चे सैनिक की भांति अभूतपूर्व साहस और सैन्य कौशल में लड़ी। अपने सहायक तात्या टोपे के साथ उसने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज़ों ने इस पर आक्रमण किया। वह वीरता से तब तक लड़ी जब तक 17 जून 1858 को वह वीरगति को प्राप्त नहीं हो गई। ठीक है।